हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का जो मैथ का पेपर हुआ है, इस मैथ के पेपर का जो कोड है 822 बी बाई, क्या है 822 और बी बाई इसका क्या है कोड है। ठीक, आज ये पेपर हुआ है, ये कोई प्रियांशु यादव का पेपर है। किसका? प्रियांशु यादव का पेपर है ये। ठीक, तो आज हम इस पेपर का एनालाइज कराएंगे, पेपर को सॉल्व कराएंगे और आपको ये चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक, आपको ये देखना है कि हमारे कितना स्कोर हो रहा है आज के पेपर में। ठीक, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें। इस पेपर को हम सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, खंड आ और खंड बा दो विकल्प हैं, यानी खंड आ में हमें ऑब्जेक्ट टाइप यानी बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं 20 क्वेश्चन, उन्हें सॉल्व करना है। और खंड बा में 2-2 नंबर, 4-4 नंबर और 6-6 नंबर के प्रश्न दिए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो आपको सभी को चेक करना है अपने पेपर को कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए हम अब इसका पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, इस पेपर को सॉल्व कराते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें 3 घंटे यानी 15 मिनट का टाइम होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के आ और बाद 2 खंड हैं। ठीक, आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, और खंड बा में जो है ना वो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ठीक, खंड बा में 5 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और कुल कितने प्रश्न है? 5। ठीक, तो चलिए न देरी करते हुए हम इसको सॉल्व कराते हैं। अब हम चलते हैं खंड आ की तरफ। किसकी तरफ? खंड आ की तरफ, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, आपने मैथ में ये पढ़ा होगा कि इसमें हमें क्या करना होता है, f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी जो रेखा x अक्ष, ये x अक्ष है, x अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो देखो 1, 2 और 3, कितनी बार काट रही है? 3। कितनी बार काट रही है? 3। तो हमारा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसका आंसर है 3। ठीक, क्या है इसका आंसर? 3। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने यानी प्राइम फैक्टर करने, हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने। तो 156 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आप काट के चेक कर सकते हो। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, और फिर काटेंगे 13 से। किससे काटेंगे? 13 से। तो यानी इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 की घात 2 × 3 और इंटू 13। ठीक, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल इधर करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, सभी लोग चेक करें, अपने क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से चेक करें। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है संख्याओं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 1 से 75 था 91 का एचसीएफ होगा। देखो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का जो मतलब होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम 1 से 75 के अगर फैक्टर करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, और फिर 5 से काटेंगे 1। 1 से 75 तो 91 का एचसीएफ होगा
91 का, और 91 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकन 7 या 21 और 13 एकन 13। भाई इसमें तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन 5, 7, 9, 25 ऑप्शन सारे ही गलत हैं क्या। 175, 5 दूनी 10, 55 25, ओ सॉरी गलत हो गया, 5 या 15 और 55 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7, ठीक, सॉरी गलती होगी वो। यानी अगर हम बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या है 7, 7 के अलावा तो कुछ है नहीं ना, 7 के अलावा तो कोई है नहीं, तो इसका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। और इस बंदे ने सी लगाया, इसका गलत हो चुका है, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 7। इसका जो एचसीएफ होगा 175 91 का एचसीएफ क्या होगा 7। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होती है। देखो परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी अपॉन क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ठीक, ये अपरमेय संख्या है। ऑप्शन बी भी अपरमेय संख्या है, और रूट 12 भी क्या है, अपरमेय संख्या है। रूट 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ऑफ आएगा ये 2 × 2 × 3, तो 2 12 आएगा, 2 रूट 3 बनेगा, तो भी ये क्या है अपरमेय संख्या। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5, 2x + y = 5, देखो 2x + y = 5 है, तो अगर 2x + y = 5 है तो इसे अगर हम सॉल्व करें, 2x + y = 5, देखो 2x + y = 5, तो ये हो जाएगा 2x + y - 5 = 0। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2 और b1 बराबर 1 और c1 बराबर हो जाएगा -5, ठीक। और दूसरा है हमारा समीकरण 3x, दूसरा समीकरण 3x + 2y बराबर में 8 है, धराएंगे -8 बराबर 0। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और b2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा -8। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी रेखा चेक करते हैं। तो a1/a2 बराबर 2/3 और b1/b2 बराबर 1/2, 1/2। अब देखो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। तो यानी 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। और इसमें आपको पता होगा प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं एक बिंदु पर, यानी हल कितना होगा एक ही। तो इसका मतलब अद्वितीय हल क्या होगा, अद्वितीय हल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हम चलते हैं, ये कह रहा है कि एक एपी है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है, एपी 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। यानी एपी है एक, अगर हम एपी की बात करें तो एपी हमें दे रखी है 6, 10, 14 ... 25वां पद ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, 25वां पद। तो फॉर्मूला लगा दो, a25 बराबर a + n - 1 × d, ठीक है ना। अब इसमें अगर बात करें a क्या है 6, प्रथम पद क्या है 6, n कितना है 25, 25वां पद ज्ञात करना है, तो 25 - 1 × d कितना है, 10 में से 6 गए 4, सारवंतर कितना है 4, तो 6 + 25 में गया 24, 24 × 4, तो 6 + 4 × 16 और 4 दूनी 8 × 9 96 और 6 कितने हो जाएंगे 102। तो 25वां जो पद आएगा वो कितना आएगा 102। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन मेरे भाइयों बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, ये अगला क्वेश्चन
थोड़ी मिस्टेक हो गई भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के पी बराबर जीरो का एक मूल -2 तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक मूल x बराबर दे रखा है -2 तो रख दो इसमें, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, ठीक, और माइनस के पी बराबर 0। पी को उधर भेज देंगे तो प्लस के पी हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 -4, ठीक है ना। 4 से 4 कटेगा, पी का मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, यानी पी का मान आ जाएगा 0। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 प्लस के 4 और माइनस, यानी ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर, यानी ए का मान क्या आएगा 0। अब अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं इतने के बीच की दूरी होगी। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है ऑप्शन x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमें मान रखना है, मान रख दो। x2 कितना है 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो बराबर में 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो रूट में कितना हो जाएगा 8, और रूट के 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है इसका 8वें क्वेश्चन का, ठीक। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखो पहला ऑप्शन गलत है, पहला भी ऑप्शन, और ऑप्शन बी भी गलत है, और ऑप्शन सी भी गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 से हम अगर 720 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 360 बार, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक ये वृत्त है, ठीक, वृत्त का केंद्र है O और यहाँ से कोई बिंदु है A और इसकी हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है ये, और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। 25 और 3 त्रिक 9, 25 में से 9 गए, कितने बचे 16, और 16 का वर्ग कितना है 4, तो कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 25 3 त्रिक 9 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखो 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें कोण इसका मान ज्ञात करना है, किसका, इसका। हमें यह पता है थेल्स प्रमेय से, ये पता है कि भुजाओं का अनुपात और बराबर है तो उनके संगत कोण भी कैसे होंगे, बराबर। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण भी कैसे होंगे, बराबर। अब देखो कोण ए बराबर 3.8 और 3√3, 3.8 और 3√3, ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी हैं, बराबर। तो ये कोण कितना हो जाएगा 80 अंश, कितना हो जाएगा 80 अंश, ठीक है। और बात करें हम 6 12 और 6 दूनी 12, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, बराबर। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 60 अंश, कितना आ जाएगा 60 अंश। तो ये कितना बचेगा, जब ये 80 अंश ये 60 अंश, तो ये कितना होगा 40 अंश, कितना होगा 40 अंश, ठीक है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 1 से 80 अंश। जब ये 80 हो गया, ये 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। देखो माध्यक वर्ग, जिसकी माध्यिका सबसे ज़्यादा है वही माध्यक वर्ग है। अगर हम बात करें इसमें जो जिसकी माध्यिका, देखो इसमें सबसे माध्यिका किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा माध्यिका है 18, तो इसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा, वर्ग कितना होगा
बराबर होगा 20 से 30, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगर हम इसे हल भी करेंगे तो अगर हम बात करें 7 और 12, 7 12 19, 19 18 37, 37 15 52, 52 9 10 62 3 65, 65 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33, और 33 किस में आएगा, 33 अगर हम बात करें तो 33 किस में आएगा, इसको 33 आएगा तुम्हारा 33 दूनी 66 यानी 32.5, यानी 33 12 7 19, 19 18 37, 37 तो किस में आएगा 18 में, किस में आएगा 18 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा 20 से 30। ठीक है ना, 12वां क्वेश्चन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है 13वां, साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 से बड़ा हो या थीटा के बराबर हो, या जो मान थीटा का आएगा या तो वो 0 से के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, या फिर थीटा का मान 90 अंश से छोटा हो या फिर 90 अंश के बराबर हो, हमें ये ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, क्या है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में कोस थीटा से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और कोस थीटा बट्टे कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना आएगा मान 1, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, और 1 किसका मान होता है, टेन 45 का, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 45 अंश। देखो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का कितना होता है 1। साइन 90 का मान और कॉस 0 का मान कैसा होता है, बराबर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, अब ये कह रहा है यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a न्यूनकरण है तो a का मान क्या होगा, तो tan 2a बराबर 1 है, अगर tan 2a बराबर 1 है तो सीधी सी बात है tan 2a बराबर 1 किसका मान होता है, tan 45 का, 10 से 10 कट गया, 2a का मान कितना आ जाएगा 45 अंश, तो a बराबर आ जाएगा, अगर 2 से 45 में भाग देंगे तो 22 सही 1/2 अंश। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, 22 सही 1/2। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है sec a + tan a बराबर sec a + tan a × 1 - sin a का मान होगा। देखो sec a को हम तोड़ेंगे 1/cos a, ठीक, प्लस tan a को तोड़ेंगे तो sin a बट्टे cos a 1 - sin a, ठीक, 1 - sin a। इसको अगर एल्शियम लेंगे हम तो नीचे हो जाएगा cos a, ऊपर हो जाएगा 1 + sin a, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 - sin a। 1 + sin a 1 - sin a, यानी a² माइनस के b² बराबर होता है a + b, और एक कोष्टक में a - b। तो इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin² a बट्टे cos a। ठीक, तो ये 1 - sin² का होता है cos² a, और बट्टे में cos a, cos a से स्क्वायर खत्म हो जाएगी तो आंसर आएगा हमारा cos a, क्या आएगा cos a। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी cos a। ठीक, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है 17वां। ये कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक का मान ज्ञात करना है। देखो आपको ये पता होगा बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध क्या होता है। बहुलक बराबर होता है तीन गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य। ठीक है, तो 3 गुणा माध्यिका कितनी है, माध्यिका 25.8
और माध्य कितना है 2 गुणा 26.1। ठीक है, तो 3 8 24 की 4 हासिल 2 तो 5 15 16 17 की 7 हासिल 1 3 दूनी 6 77.4 माइनस चिन्ह है भाई, माइनस 2 एकम 2 2 छके 12 2 दूनी 4 1 5 52.2। 4 में से 2 गए 2 पॉइंट, 7 में 2 गए 5, 7 में 5 गए 2 25.2, यानी जो बहुलक आएगा वो आएगा 25.2। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है 25.2। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 25.2। अब देखो 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है, वही उसका बहुलक वर्ग होता है। तो बारंबारता 12 यानी इसकी, यानी बहुलक वर्ग कितना होगा 10 से 15। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई उसने एक आयताकार क्षेत्र, एक देखो आयताकार खेत है। ठीक, ये कह रहा है कि उसकी चौड़ाई x से, चौड़ाई कितनी है x, तो लंबाई कितनी अधिक है x + 1, x + 1। तो सीधी सी बात क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा x + 1 बराबर कितना है, क्षेत्रफल दे रखा है 30, तो x² प्लस x और माइनस के 30 बराबर 0। तो x² प्लस x माइनस के 3, तो x² प्लस x माइनस के 3। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है हमारा। अब देखो, अब ये कह रहा है कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। सम संख्या देखो, एक पासे पर कितने कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब सम संख्या 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 6, यानी ऐसी संभावना 3 संभावना हो सकती हैं, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6। तो 3 संभावना हो सकती है कितने में से, 6 में से। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो सम संख्या जो आने की प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/2। कितनी, 1/2। तो ऑप्शन सी हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है। ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं खंड आ के। अब देखो हम खंड बा को स्टार्ट करना है, वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, हम सबसे पहले खंड बा में पहला क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। क्या कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। ठीक, हमें सभी खंड करने हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था कि 100% आपके एग्जाम में आएगा और ये आपको भली भांति से करके जाना है। ठीक है ना, अच्छे से करके जाना है। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 7√5 सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है इसका। देखो 7√5 हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया था कि हमें इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम इसके अपोजिट सोचते हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना P/Q 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य हैं। ठीक, P व Q कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है ना। तो 7√5 बराबर P/Q, हमें क्या करना है, यहाँ पर रूट वाली संख्या को उधर रखना है, और जो हमारा पूर्णांक है, जो संख्या हमारी है पूर्ण संख्या, उसे हम क्या करना है, उधर भेजना है, परिमेय संख्या को उधर भेजना है। तो ये √5
बराबर हो जाएगा P अपॉन 7Q, और इसे दे देंगे हम समीकरण फर्स्ट। क्या दे देंगे? समीकरण फर्स्ट। क्या दे देंगे? इसे हम दे देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, इसे दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब आपको इसमें देखना होगा, चूंकि P व Q क्या है? पूर्णांक है। हमने अगर माने हैं तो P व Q कैसे होंगे? पूर्णांक होंगे। P व Q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए P बट्टे 3Q एक परमेय संख्या होगी। कैसी होगी? एक परमेय संख्या होगी। ठीक है ना। जब P व Q पूर्णांक है तो P अपॉन 3Q ने 7Q है भाई, 7Q का होंगे, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण फर्स्ट से, मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि P अपॉन 7Q बराबर √5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। यह हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए क्वेश्चन कर लिया, बी क्वेश्चन कर रहे हैं। उस चाप की लंबाई ज्ञात की जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है। यानी उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण अंतरित करती है। तो ये बी जो क्वेश्चन है, अगर बी क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि अगर एक ये वृत्त है, ठीक, एक ये वृत्त है और इसका कोण जो केंद्र O है और यहाँ से और यहाँ पर जो एक 30 अंश है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी? इसकी, A और B। इस चाप की हमें क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है थीटा बट्टे 360 गुणा 2πr, थीटा बट्टे 360 गुणा 2πr। और थीटा में दे रखा है कितना? 30 अंश, और बट्टे 360 गुणा 2, पाई का मान 22 गुणा आर हमें दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। आर कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 2 से काट देंगे 2 छके 12, और 2 से काट देंगे 11, और 2 से काट देंगे 3। तो ये चाप की लंबाई आएगी वो 11 दूनी 22, 22 बट्टे 3 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 22 बट्टे 3 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसे लिख सकते हैं 7 21 7 बचा 1 3, 3 तरक 9 और 3 तरक 9,
7.33 सेंटीमीटर। ठीक, चाहो इस तरीका से लिख दो, चाहो इस तरीका से लिख दो, और एक और तरीका से लिख सकते हैं। तो 7 21 7 सही 1/3 सेंटीमीटर। आप चाहो उस तरीका से लिख सकते हो। हमारा ऑप्शन, हमारा तीनों आंसर ही इधर करेक्ट हैं। ठीक है ना, तीनों आंसर ही हमारे करेक्ट हैं। ठीक, बी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें दे रखा है सी क्वेश्चन। देखो सी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अगर सी क्वेश्चन की हम बात करें तो सी क्वेश्चन आपका कह रहा है, सी क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3,4 और बी -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो अगर हम बात करें, एक रेखाखंड है, ठीक, ए और बी, कोई यहाँ बिंदु है, मान लो पी बिंदु है, और ये अनुपात दे रखा है 3:2, और ए बिंदु के हमें जो निर्देशांक दे रखे हैं 3,4, और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें -2, -1। तो हमें क्या करना है, पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अगर हम बात करें तो x1 कितना है इसमें 3, और x2 कितना है यहाँ पर -2। ठीक है ना, और यहाँ बात करें हम y1 की, तो y1 कितना है 4, और y2 कितना है यहाँ पर -1, और m1 तो 3 है, और m2 आपका कितना है 2। ठीक है ना, m1 3 और m2 कितना है 2। तो हम ये अपना सी क्वेश्चन कर रहे हैं, सेक्शन बी का सी क्वेश्चन, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3,4 और बी -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक रेखाखंड खींचा ए और बी, इसको 3:2 में एक पी बिंदु है जो विभाजित कर रहा है। ठीक, तो हमें पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, किसके, पी बिंदु के। तो पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1/2। ठीक, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे, सॉरी माफ़ करना, यहाँ होता है m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2। ये होता है जब कोई रेखाखंड को, कोई बिंदु, कोई ऐसा बिंदु जो उन रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे तो m1 का जो मान है वो कितना है 3, और x2 का मान कितना है -2, प्लस m2 का जो मान है वो कितना है 2, और x1 का मान है कितना 3, बट्टे m1 प्लस m2 यानी 3 + 2। m1 का मान 3 है और y2 का मान हमारा है -1, प्लस m2 का मान है हमारा 2, और y1 का मान है 4, और बट्टे में आएगा 3 + 2। तो अगर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 -6, और प्लस 3 दूनी 6 प्लस के 6, बट्टे में आएंगे 5, कॉमा 3 × 3 -3, और प्लस 4 दूनी 8, और बट्टे में आएंगे 5। ठीक, बट्टे में कितना आएंगे 5, 3 × 3 -3, और 2 × 8, तो -3 + 8। अगर हम इसे हल करते हैं तो -6 से कट जाएंगे, तो ये आएगा 0/5, कॉमा -3 + 8 तो आएगा 5/5, 5 से 5 कट गया 1, और 5 का अगर 0 में देंगे तो क्या आएगा 0। तो जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आएंगे 0,1। हमारा यही आंसर हो गया, जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आएंगे 0,1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नया पेज लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात कीजिए,
x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। यानी x का वह मान ज्ञात करना है जिसके बिंदु उतने के बीच की दूरी हमें दे रखी है 5 मात्रक। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डी है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन है डी, और डी क्वेश्चन कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु हमें दे रखे हैं x, 2, यानी मान लो a के x, 2, ठीक, और b के बिंदु दे रखे हैं 6, 5, ठीक है। यानी b के बिंदु दे रखे हैं 6, 5 और बीच की दूरी दे रखी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे रखी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी? 13 मात्रक। क्या दे रखी है? 13 मात्रक। तो अगर हम बात करें तो x1 का जो मान है वो कितना है? x, और x2 का मान कितना है? 6, और y1 का मान कितना है? 2, और y2 का मान कितना है? 5। तो दो बिंदु ए बी के बीच की दूरी, यानी ए बी के बीच की दूरी हमें दे रखी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ए बी के बीच की हमें दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है? 13। तो 13 बराबर x2 का मान कितना है? 6, और x1 का मान माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमें दे रखा है 5, और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 13 बराबर हो जाएगा रूट में इसका a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 6 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 6 दूनी 12x प्लस 5 में से 2 गए 3 बचे, 3 का वर्ग 9, ठीक। अब हम क्या करेंगे? ये रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अपना ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग, ठीक। 13 का वर्ग बराबर रूट में 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो जाएगा? हमारा रूट खत्म हो जाएगा। तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9, ठीक है ना। तो 169 एक्स स्क्वायर 36 9 45 माइनस के 12x और प्लस के 45, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 45, और जब प्लस के 169 को हम लेके आएंगे तो किसी के आ जाएंगे? माइनस के। किसको हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के 169 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 9 में से 5 गए 4 बचे, 6 में 4 गए 2 बचे, तो 124 बराबर 0। 9 में से 5 गए 4, और 6 में 4 गए 2, और 1, 124, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है?
124 हैं ये। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ी सी गलती हो गई, हमने बीच की दूरी क्वेश्चन में 5 है, हमने 13 लगा दी। तो 5 का वर्ग किया हमने तो 25 हो गया। 25 को इधर जाएंगे तो 45 में 25 के बीच, तो ये हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 20। अब हमें 20 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़े कितना आ जाए 12, कितना आ जाए 12, तो तदुनी 20। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 2x प्लस के 20 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10, दूसरे कोष्टक माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक, तो अगर हम बात करें जब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। ठीक, और x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो x के जो मान आएंगे, x के मान हमको जो निकालने हैं वो आएंगे 2,10, 2,10। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर 2,10। x के जो मान आएंगे वो आएंगे 2,10। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा बट्टे सेक थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। हमको ये सिद्ध करके लाना है। तो टेकिंग LHS, ठीक, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो 1 प्लस सेक थीटा बट्टे में सेक थीटा, तो इसे हम हल करेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा को और हल करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 बट्टे कॉस थीटा, और बट्टे में हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये आएगा ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे में कॉस थीटा, ठीक, और 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो ये आएगा हमारा कॉस थीटा प्लस 1। क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस 1। अब इसके बाद हम टेकिंग RHS, ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो सीधी सी बात है। तो ये हमारा सिद्ध होगा क्वेश्चन, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ई। अब हम चलेंगे एफ क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ, एफ। अगर हम एफ क्वेश्चन की बात करें तो एफ क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है तो हमारे जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों के अनुसार ही हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे।
सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग अंतराल की, तो वर्ग अंतराल की अगर बात करें उसके बाद हम करेंगे बारंबारता, और उसके बाद हम करेंगे मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के बाद हम करेंगे, ये x होता है, ये f होता है, और f और x। ठीक, अगर हम इसमें बात करें वर्ग अंतराल की तो 0 से 6, 6 से 12, ठीक, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ठीक, अगर बारंबारता की बात करें हम तो बारंबारता है मेरे प्यारे दोस्तों 5, 9, 10, 12। प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर मध्य बिंदु की बात करें 0 6 के बीच में जो मध्य बिंदु है वो आपका कौन सा आएगा, 3। 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 9 में 6 जोड़ देंगे 15, 15 में 6 जोड़ देंगे 21, 21 में 6 जोड़ देंगे 27। ये हो गए आपके मध्य बिंदु। अगर हम बात करें अब क्या करेंगे, एफ एक्स मल्टीप्लाई 5 15, 9 निम 81, 10 पन्ना 150, 12 एकन 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 4 सत्ते, भाई गलती हो गई, सॉरी भाई गलती हो गई, हमने इनको क्रम से नहीं लिखा है। यहाँ पर 15 और ये यहाँ पर आएगा 81 और ये यहाँ पर आएगा 150 और ये यहाँ पर आएगा 252, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 1 10। ठीक, 4 सत्ते 8 और 4 दूनी 8 2 10। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है, 5 और 1 6, 6 2 8 8 16 की 6 हासिल 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 5 19 और 1 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 3 4 5 6, कितना आया 606, यानी एफ एक्स बराबर आ गया 606। अब हम बारंबार तो ऐड करेंगे, 9 5 14 10, 24 24 और 12 36, 36 और 4 40, तो एफ बराबर आ गया 40। और हमको मेरे प्यारे भाइयों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एफ। क्या ज्ञात करना है, एफ। तो माध्य बराबर, हमें ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य बराबर होता है यानी एक्स बार बराबर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अगर एफ एक्स की बात करें तो कितना है 606 और एफ की बात करें तो कितना है 40, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 303 और बट्टे में क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारा आएगा 303 बट्टे में 20, 20 से काटेंगे तो 20 एकन 20 बच्चे 10 1 से 3 और 20 पाई 100, 20 पाई 100। अब बचे 3 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगी, तो 3 0 30 और 20 एकन 20 बचे 10, 20 पाई 100। तो जो समांतर जो माध्यम आएगा यानी एक्स बार बराबर कितना आ गया 15.15। ये होगा हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। यानी सेक्शन बी के हमने पहले के यानी 6 क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन हमें करने थे इसमें। ठीक, अब हम चलते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और हम सारे खंड इसमें हल करेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें सारे खंड हल करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। दूसरा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो अगर हम इसमें बाद में करें, ये कह रहा है 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो ये कह रहा है कि 2 सकेंद्री वृत्त है, यानी एक छोटा वृत्त है, ठीक, और इसी में एक बड़ा वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र है O, ठीक,
और यहाँ से एक जीवा खींची जा रही है जो इस वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और केंद्र से इस पर अगर हम बात करें और ये, ठीक है ना, तो यानी दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। यानी दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसे हम दे देंगे ए और बी, और इसे दे देंगे सी, और ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो, अब आपको दिख रही है ये स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ओबीसी में, त्रिभुज ओबीसी में यानी एसी बराबर हमें दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ए बी बराबर हमें दे रखी है, और ये डी बिंदु मान लो, ठीक। तो ए बी बराबर हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब त्रिभुज ओबीसी में आपको एक चीज़ स्पष्ट दिखाई होगी, हमने प्रमेय कराई है कि स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर कैसी होती है, लंबवत। तो हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत। यानी स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कैसी होती है, लंबवत। तो ए बी, ठीक है ना, तो ए बी क्या है, बी कोण बी कितना है, कोण बी कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो हम अब बात करेंगे त्रिभुज ओबीसी में, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है, सी बी का वर्ग। 5 का वर्ग कितना है, 25, 3 का वर्ग 9 और प्लस सी बी का वर्ग। तो सी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो सी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16। तो सी बी बराबर हो जाएगा रूट में 16, और रूट में 16 का वर्गमूल होता है 4। तो सी बी बराबर कितनी आएगी, 4। अब देखो, अब आपको ये पता होगा कि बीच में लंब पड़ रहा है, यानी जो सी डी जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा, तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें सी डी की, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 2CB, ठीक, 2CB। तो सी डी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4 बराबर 8। तो हमें ज्ञात करना था जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाइयों, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा क्वेश्चन है बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रक्षेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, और ये हमारा क्वेश्चन है बी। क्वेश्चन कौन सा है? बी नंबर। अगर हम बात करें, हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ये त्रिभुज बनाया और इसको हमने नाम दिया ए बी और सी। ये कह रहा है कि किसी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं, किसी एक भुजा के समांतर हमने क्या की, एक रेखा खींची, ठीक, और इसको जो बिंदु दे दिया हमने दे दिया डी और ई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर दिया है उसकी बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है DE जो समांतर है वो कह रखे क्वेश्चन में DE समांतर किसके, BC की, ठीक। जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC। ये चीज़ हमें क्या करनी है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें प्रूव करके लानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, हम और क्या कर सकते हैं, हम कोई एक रचना करते हैं। इसमें क्या करेंगे, रचना। हम रचना क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस पर कोई बिंदु ले लिया, कोई बिंदु ले लिया मान लो N, और इस पर कोई बिंदु ले लिया हमने M, ठीक। और हमने क्या किया, इस बिंदु को E से मिला दिया, ठीक, और इसको क्या कर दिया हमने D से मिला दिया, ठीक है ना। इसको क्या किया हमने, इस बिंदु को हमने D से मिला दिया और इस बिंदु को हमने किससे मिला दिया, E से, ठीक। और ये जो यहाँ कोण बन रहा है वो 90 डिग्री, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया, D को C से मिला दिया और E को किससे मिला दिया, इससे, ठीक। तो रचना में हम सबसे बात करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप हमने किया रचना में, मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने किया है वो हम चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। हमने फर्स्ट जो स्टेप किया है वो ये किया है कि D से AC पर, D से AC पर, ये AC पर, D से AC पर D से AC पर लंब DN तथा E से AB पर लंब EM खींचा, E से AB पर लंब EM खींचा, ठीक है। दूसरी जो हमने रचना की है, दूसरी रचना ये की है, D को C से तथा B को E से मिलाया, तथा B को E से मिलाया, ठीक। भाई पेपर सॉल्व करा रहे हैं हम, सिर्फ हम इसमें कोई बेसिक चीज़ आपको नहीं बताएंगे और डीपली हम कोई चीज़ हम लेके नहीं जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी डीपली चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे इसमें। हम इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। अगर डीपली है तो हम कल से हमारी 5 तारीख से विधिवत तरीक़ा से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने लगेगी। क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर से जो वास्तविक संख्या चैप्टर है उसकी वीडियो विधिवत तरीक़ा से अपलोड होगी। हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड होगी, प्लस क्लास 12th की वीडियो हमारी अपलोड जल्द से जल्द होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन की फर्स्ट वीडियो उदाहरण एवं परिचय, ठीक है ना, परिचय, उसके बारे में, चैप्टर के बारे में हम उसमें बताएंगे कैसे क्या है, ठीक। तो भाई इसको ज़्यादा डीपली न समझने की कोशिश करें, सिर्फ हम तरीका बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सही है आपका या गलत है,
ठीक है ना। उपपत्ति में अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए डी ई की। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, हम इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अभी इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इसका। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, 1/2 गुणा आधार, तो 1/2 आधार क्या है? ए डी ई का आधार क्या है? ए डी। आधार क्या है? ए डी। आधार क्या है? ए डी। ठीक है ना, आधार हमारा क्या है? ए डी गुणा ऊंचाई क्या है? ई एम। ऊंचाई तो यही है ना, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ऊंचाई क्या है? ई एम। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? ई एम। इसे दे देंगे हम समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार। तो आधार की बात करें तो आधार क्या है? डी बी। आधार क्या है? डी बी। त्रिभुज बी डी ई की बात कर रहे हैं हम, बी डी ई। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस त्रिभुज की बात की, अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज की। तो त्रिभुज बी डी ई में डी बी गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी? डी एन। ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसके लिए भी ऊंचाई ई एम होगी। अगर हम बात करें इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या है? ई एम। ई एम, इसे समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट सेकंड से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से भाग देने पर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा ई एम से ई एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक है ना, ई एम से ई एम कट गया। और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बट्टे डी एम, समीकरण थर्ड। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार से, अगर हम अब बात करें ए डी का क्षेत्रफल, उसके बाद इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, देखो हमने इस लंब पे कर लिया, इस ई एम कर लिया, अब डी एन पे करेंगे। तो 1/2, तो ये हो जाएगा ए ई गुणा डी एन, इसे समीकरण दे देंगे 4। ऐसे ही त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, इसका क्षेत्रफल अगर याद करेंगे तो 1/2 गुणा, अब इसका हो जाएगा, इसमें भी जो ए ई और इसके लिए हो जाएगा ई सी, क्या हो जाएगा? ई सी गुणा डी एन, और समीकरण 5, समीकरण फोर्थ में 5 से भाग देने पर, समीकरण फोर्थ में 5 से भाग देने पर, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे हो जाएगा त्रिभुज डी ई सी का
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा ए ई बट्टे ई सी और समीकरण 6। अब एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है और वो ये ध्यान रखनी है, अब आपने नान्थ में एक प्रमेय पढ़ी होगी। नान्थ में जो प्रमेय है कि एक ही आधार पर बने दो समांतर यानी दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर। तो एक ही आधार है, देखो अगर हम बात करें DEC का क्षेत्रफल और बात करें हम किसका क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, किसका DEB, BDE का क्षेत्रफल या DEB का, तो दोनों एक ही आधार बने ना, DEC बराबर DEC एक ही आधार बढ़ रहे हैं, किस पे, इस पर भी यही त्रिभुज बढ़ रहा है, ठीक है। देखो ये वाला भी त्रिभुज इसी पे बढ़ रहा है, ये और ये दोनों त्रिभुज किसी पे बढ़ रहे हैं, एक ही आधार पे, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर। ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है, ये लाइन, एक दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का मान कैसा होता है, बराबर। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, DE समांतर है किसके, BC तथा त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC दोनों आधार DE पर बने हैं, दोनों आधार DE पर बने हैं, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में मान रख दो, समीकरण 3 ये है BDE की जगह क्या मान रख दे, DEC, अरे BDE की मान जगह क्या रख दे, DEC। तो सीधी सी बात है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे BDE की जगह क्या रख दे, DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा AD बट्टे DB। समीकरण 8, समीकरण 3 से मान समीकरण 8 में रखने पर, अब क्या है, समीकरण 3 से मान समीकरण 8 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ठीक। ये चीज़ होगी हमारी प्रमेय सॉल्व, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है हमें, बारंबारता 5, 25, 20, 7। अब संची वारता 5 के 5, 5 और 25, 30, 30 और 25, 55, 30 और 25 तुम्हारे हो जाएंगे 55, और ये हो जाएगा 55 प्लस P, और ये हो जाएगा
62 प्लस पी, ठीक है ना, 62 प्लस पी। तो अगर हम बात करें एन की, तो एन जो है, एन की अगर बात करें तो एन कितना है, 62 प्लस पी, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, एफ की, और सी एफ, अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सी एफ, अब देखो बारंबारता का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, 25, यानी जो वर्ग अंतर कितना हो जाएगा, 20 से 30, ठीक। तो सी एफ कितनी हो जाएगी, तो सी एफ हो जाएगी ये, सी एफ क्या है ये, यानी जो बारंबारता होती है, जो बारंबारता होती है उससे संचयी बारंबारता का ठीक पहले का सी एफ होता है, संचयी बारंबारता सी एफ उसके ठीक पहले की होती है। तो सी एफ हमें दे रखी है कितनी, 30, एल हमें दे रखी है कितनी, 20, और एच हमें दे रखी है 10। तो माध्य का बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस n/2 माइनस के सी एफ, और वट्टे में होता है एफ इंटू एच, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो एल लगाएंगे, एल कितनी है, 20 प्लस n/2 यानी 62 प्लस पी बट्टे 2, और सी एफ कितनी है हमारी 30, और एफ कितनी है हमारी 25, और इंटू 10, 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये आ जाएगा 20 प्लस एलसीएम लेंगे तो 62 प्लस पी माइनस के 60 बट्टे में 2, ठीक, इंटू में तो 2 है ही, और बट्टे में कितने 5, काट दिए ना हमने इसलिए। अब 2 से 2 कट जाएंगे और 5 इधर हो जाएंगे, तो ये 2 से 2 कट गए, तो ये हो गया। और माध्य का भी हमें इसमें दे रखी है कितनी, 24, माध्य का कितनी है 24, माध्य का कितनी है 24, तो 20 प्लस 62 60, तो जो हो जाएगा 2 प्लस पी और बट्टे में 5, एलसीएम लेंगे तो 24 बराबर 5 दूनी 10, 100 प्लस 2 प्लस पी बट्टे में 5, ठीक। 5 का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 102 प्लस पी बराबर 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10, 2 12, 120, तो पी बराबर हो जाएगा 120 माइनस के 102, तो पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18, पी की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो हमें पी का ही मान ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। अज्ञात बारंबारता हमें ज्ञात करनी थी, वो कितनी आएगी 18, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन है एफ। एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 काली और 7 लाल गेंद हैं, 5 काली और 7 लाल गेंद हैं, 3 सफ़ेद हैं, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद लाल, अगर लाल की हम प्रायिकता ज्ञात करें तो टोटल गेंद कितनी है 15, और लाल गेंद कितनी है 7, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 7/15। अगर हम काली की निकालें तो काली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, काली कितनी गेंद है 5, टोटल कितनी है 15, तो 5/15, तो 5 एकन 5 5 15। अब काली नहीं है, अब जो काली नहीं है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी तो 7/15, 15 में तो 7 गए तो 8/15, यानी तीसरे का ये हो गया आंसर, पहले का ये और दूसरे का ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। अब ये हम 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, उसके हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, देखो इसमें a आएगी 1 और सारवंतर आएगा 2, उसके बाद हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो n पदों का योगफल आएगा n², क्या आएगा n², ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अन्य 2 भुजाएं, तो आधार हमारा जो आएगा, आधार आएगा हमारा 12, और जो ऊंचाई आएगी हमारी 5, कितनी आएगी ऊंचाई 5 और आधार कितना आएगा 12, ठीक, ऊंचाई 5 और आधार आएगा 12। अब एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का अनुकोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का अनुकोण 60 अंश था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 25√3 मीटर, ठीक, 25√3 मीटर क्या आएगी इसकी ऊंचाई। ये आपको ये तो सॉल्व भी करना है, ट्रिग्नोमेट्री अथवा में ये क्वेश्चन है। अब देखो एक खिलौने शंकु के अर्धगोला के रूप के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, किसकी 3.5 सेंटीमीटर है।
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की तो इसका आएगा 243.83 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, 243.83 सेंटीमीटर। और एक गोलाकार कांच के बर्तन के खोखले गोलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पानी का आयतन है तो इसका आएगा 346.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसका ये आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हमने पेपर सॉल्व करा दिया। ठीक है, पूरा पेपर हमने ये सॉल्व करा दिया है। ठीक है।